त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम वचन में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और 5वीं बार गोरखपुर से सांसद बने योगी आदित्यनाथ जी। आज दिन भर हम योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी की जनता को देने के लिए उनके पास क्या वचन है। दिन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान शंकर की पूजा आराधना से की है और अब यहाँ लोगों से वो बात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद उनको आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 4 रैली को संबोधित करना है। हम दिन भर योगी आदित्यनाथ साहब के साथ रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हम लोग श्रावस्ती के भिंगा विधानसभा में पहुंच गए हैं और यहां मंच पर योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया जा रहा है। स्टार प्रचारक है योगी आदित्यनाथ बीजेपी के और तमाम जिलों से उनकी सभाओं की मांग बड़े पैमाने पे की जा रही है। ये पहली सभा आज योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती जिले में संबोधित करने जा रहे हैं और यहाँ देखना होगा कि यहाँ मंच से योगी आदित्यनाथ कौन से मुद्दों को उठाकर यूपी की जनता को कौन सा वचन देकर यहाँ के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हैं। इन्होंने अपना विकास किया, इन्होंने प्रदेश में अराजकता फैलाई, इन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाया और प्रदेश में अपने स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की नीति पर चल करके बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने का कोई मौका ये लोग नहीं चुके। और यही कारण है कि आज जब प्रदेश में विकास की बात होगी तो टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, बिजली नदारत मिलती है, चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं, किसान बदहाल है, नौजवान बेरोजगार है। लेकिन एक जगह विकास दिखाई देता है, सपा और बसपा का विकास। या तो इनके घर और इनकी कोठियों में वो विकास है, इनके परिवार में विकास है, या फिर कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करके इन्होंने विकास के माध्यम से बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का कार्य किया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि सपा की सरकार है, बसपा की सरकार जब भी आती है तो आपको आपके धार्मिक अधिकारों से वंचित करती है। नवरात्र पूजा के समय आपसे कहा जाता है कि आप माइक मत बजाइए, कीर्तन अपने घर में करेंगे तो माइक बजाने से रोका जाता है, डीजे बजाने से रोका जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार सभी पर्व और त्योहारों के लिए समान नीति क्यों नहीं बना देती है? अगर आप दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के समय माइक और डीजे पर रोक लगाते हैं तो क्या ईद और मुहर्रम के समय भी इस प्रकार की रोक कभी इन्होंने लगाने का प्रयास किया? ये नहीं कर सकते। राजनीति इनके लिए केवल और केवल आपको अपमानित करने का एक माध्यम बन चुका है और यही कारण है। मुझे केवल एक बात कहनी है बंधुओं कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के एजेंडे में आप कहीं हैं ही नहीं, वो ना आपका विकास करा सकते हैं, ना आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ना आपको सम्मान दे सकते हैं। टिकट भी बात जब आती है तो दोनों में इस बात की प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन कितने अधिक मुसलमानों को टिकट दे सकता है। तो जब वह आपके एजेंडे में, उनके एजेंडे में आप कहीं नहीं है तो उनको वोट कहीं देने की आवश्यकता भी नहीं है। जय श्री राम। श्रावस्ती के भिंगा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उनसे बातचीत हम जारी करते हैं। योगी जी, एक ही लाइन में आप विकास की बात करते हैं, फिर शमशान और कब्रिस्तान भी आ जाता है। देखिए, सच्चाई है
पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर न सड़क बनी है, न बिजली आई, जनता को न शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया, न किसानों की बदहाली दूर की गई, बल्कि न नौजवानों को रोजगार ही मिला। तो जो सरकार विकास नहीं करा सकती, विकास के पैसे को स्वयं हड़प कर गई, उस सरकार को जनता को बुनियादी सुविधाओं से मतलब नहीं, लेकिन कब्रिस्तान की चिंता जरूर है। आपकी प्राथमिकता क्या है, ये इस चीज को बताता है कि जनता के प्रति आपका रवैया क्या है, और इसलिए ये मुद्दा उठाना आवश्यक है कि विकास हम करा रहे हैं और विकास हम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है, भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी, लेकिन जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, उनके कृत्य क्या हैं, आप देख लीजिए। जी, विपक्ष ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर पे योगी आदित्यनाथ जैसे वरिष्ठ नेता के स्तर से क्या शमशान और कब्रिस्तान की बात करना जरूरी है? बिजली का भी सांप्रदायिकरण हो गया। देखिए, ये तो मुद्दा है ना, आखिर ये कार्य किया किसने? अगर हम अपने विपक्ष के गलत कार्यों को नहीं उठाएंगे चुनाव में और जनता से इनके प्रति, जनता को इसके प्रति जागरूक नहीं करेंगे, तो तब तो फिर ये लोग जातिवाद फैला करके तमाम अन्य वाद के आधार पर फिर हार जाएंगे। इसलिए जनता को कराना आवश्यक है, जनता को, कि भाई आपको यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने वाले लोग ये हैं, इनकी प्राथमिकता सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, किसानों की बदहाली दूर करना नहीं, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करना नहीं, बल्कि इनकी प्राथमिकता सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांट करके और फूट डालो राज करो की नीति पर चलने की है। इसको सख्ती के साथ रोकने की आवश्यकता है। ये भी कहा जा रहा है कि फिर जो तमाम जो सपा या बसपा की बात आपने की, वो मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा रही है, आप हिंदुओं को सपा और बसपा का डर दिखा रहे हैं, तो दोनों ही डर दिखा रहे हैं, कुछ हिंदुओं को, कुछ मुसलमानों को। हम डर नहीं दिखा रहे हैं, हमने तो कहा ना कि हमने अपने कार्यक्रम कोई भी किए, हमने जो भी सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, हमने डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या फिर स्किल इंडिया, जनधन योजना, आपका उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जितनी भी योजनाएं चलाई, किसी जाति को ध्यान में रख करके नहीं चलाई, भारत के प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रख करके चलाई, समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख करके चलाई। हम लोगों की नीतियों, हम जो बोल रहे हैं वो वही, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, हमने जो किया हम वो बोल रहे हैं, हम जो करने वाले हैं उसको हमने अपने घोषणा पत्र में रख दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने जो किया है वह भी तो जनता को अवगत कराया जाना चाहिए। हमने अब उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन दिए, कि कोई भेदभाव तो किसी को नहीं किया। हमने जनधन योजना के बारे में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया, हर जाति, हर मत, हर मजहब के लोग उसको ले सकते हैं। हमने भेदभाव तो कहीं नहीं किया, और जहां भेदभाव सत्ता कर रही है उसका विरोध होना चाहिए, और किसी भी स्तर पर जाके होना चाहिए। बिजली का सांप्रदायिकरण, समाजवादी पार्टी ने आंकड़े जारी किए कि उन्होंने ईद में कितनी बिजली दी, मुहर्रम में कितनी बिजली दी, दिवाली में कितनी बिजली दी। वो कह रहे कि हमने तो ज्यादा बिजली दी है दिवाली में। हम ये कह रहे हैं ना कि हिंदू है उत्तर प्रदेश में 80%, मुस्लिम है 18%, 2% बाकी अदर्स आ जाते हैं। आप 1300 मेगावाट देते हैं बिजली ईद पर, तो दीपावली पर ये बिजली कम से कम 5200 मेगावाट जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं आई? फिर आपने तो 1300 से भी कम जारी किया। आप विकास की बात कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए आप जारी करते हैं कब्रिस्तान के लिए, शमशान घाट के लिए, तो आपने हिंदुओं की आबादी के अनुसार फिर वो 5200 करोड़ जाना चाहिए था, वो 600 करोड़ भी नहीं देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कौन सांप्रदाय के आधार पर कौन बांट रहा है, सांप्रदायिक आधार पर कौन बांट रहा है, ये सब आंकड़े सहज अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है। वो आपके प्रधानमंत्री जी को गंगा की सौगंध खाकर कहने को कह रहे हैं कि वो कहे कि बनारस को बिजली दी या नहीं दी है। देखिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और काशी का ये अधिकार है,
मैं कहता हूं कि अधिकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक गांव का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर गांव को क्यों नहीं 24 घंटे बिजली मिलती है? उत्तर प्रदेश का हर नागरिक विद्युत से क्यों वंचित हो जाएगा? और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों की हम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आखिर बिजली क्यों नहीं मिलती। गोरखपुर में, बस्ती में, देवरिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, बस्ती में, आपका गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फैजाबाद, क्यों नहीं यहाँ बिजली मिल रही है? यहाँ भी दीजिए ना आप। अब ये बिजली से निकल के गधे भी चुनाव का मुद्दा बन गए हैं। गधों पे चुनावी सभाओं में भाषण दिया जा रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो या प्रधानमंत्री जी हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हम तो देश के लिए कर रहे हैं और जो देश के लिए हितकारी होगा वो हमारा प्रेरणादायी हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे, आप उस मेहनत को चाहे किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इनका प्रेरणा स्रोत कौन है जो ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, आतंकवादियों को खुली छूट दे रहे हैं, प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, प्रदेश को बदहाल किया है, प्रदेश की बर्बादी में इनका प्रेरणा स्रोत है कौन, ये भी तो बताएं। कसाब भी फिर से जिंदा हो गया यूपी के चुनावों में। देखिए, आतंकवाद का समर्थक कोई भी होगा, चाहे वो सपा है, चाहे बसपा या कांग्रेस, मुझे लगता है कि उसकी तुलना कसाब जैसे आतंक से करना उचित है। आपको लगता है सपा बसपा जो है वो आतंकवाद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, इनकी मंशा और इनकी भाषा तो यही बताती है और इनके पूर्व के कृत्य यही बताते। आखिर उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार तत्वों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही छोड़ने का कुत्सित प्रयास तो किया ही था। अलग विषय है कि कोर्ट को रोक लगानी पड़ी, अन्यथा ये लोग सफल होते तो आतंकवादी क्या पूजा करते प्रदेश में, क्या प्रवचन करते, वे जगह जगह जाकर के बम विस्फोट करते। फिर तो आखिर इनकी मंशा देश के लिए जब खतरनाक है, सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है, अपने वोट बैंक बनाए रखने तक सीमित है, भगवान मालिक है। तो योगी आदित्यनाथ जी अब दूसरी जनसभा के लिए निकल पड़े हैं, हमारी उनसे बातचीत अभी जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी बातचीत जारी है। योगी जी, जो तमाम मुद्दे आप कह रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के लिए चुनावी मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? देखिए, हमारे लिए चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश का विकास है और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है। ये दोनों मुद्दे हमारे हैं और इन दोनों मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं। दोनों मुद्दों को लेकर हम चुनावी समर में गए हैं और जनता से बार बार इन्हीं मुद्दों पर अपील भी कर रहे हैं। आपने कहा कि 18% मुसलमान है, 18% मुसलमान, तो इतना डर क्यों दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, सावधान हो जाओ हिंदुओं? ये डर नहीं है, जनसांख्यिकीय संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है। हमें भय किसी से नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देने जा रहे हैं इसके बारे में पहले से जागरूक करना भी उतना ही आवश्यक है। आबादी अगर बढ़ रही है मुस्लिम की, तो इसका क्या नुकसान है? क्यों इस मुद्दे को बार बार आप लोग उठा रहे हैं? ये रोका जाना चाहिए। जनसांख्यिकीय संतुलन किसी भी संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। हम लोग फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर मंच पर योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उनके साथ भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज मौजूद है, यहाँ के स्थानीय सांसद मौजूद है, तमाम नेता मौजूद है। और फैजाबादी वो धरती है जहाँ से राम जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा आंदोलन बीजेपी ने छेड़ा था और जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिला कई चुनावों में। इस बार देखेंगे कि फैजाबाद की धरती से योगी आदित्यनाथ यहाँ की जनता को क्या वचन देते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या वचन देते हैं। आपके प्रत्याशी का नाम ही है बाबा गोरखनाथ। इनके पिताजी गोरखपुर में सर्विस करते थे, पुत्र नहीं हो रहा था। बाबा गोरखनाथ से प्रार्थना की गई
और बाबा गोरक्षनाथ की कृपा से जो पुत्र प्राप्त हुआ, स्वाभाविक रूप से वो तेजस्वी होगा, यशस्वी भी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। आजम खान जैसे उच्छृंखल तत्वों के खिलाफ एंटी बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और अगर कहीं किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया तो स्थानीय थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम रहेगी जो छेड़खानी करने वाले तत्वों को नंगा करके पीटने का कार्य करेगी। और अगर थानाध्यक्ष ने ये देखा कि ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का इसलिए नहीं छेड़ना है, तो उसकी वर्दी तो जरूर उतर जाएगी। फैजाबाद में रैली हुई, जय श्री राम के नारे भी लगे। योगी जी से हमारी बातचीत जारी है। योगी जी, कई साल पहले आप लोगों ने वचन दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को कि सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, सरकार बनी गई, केंद्र में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी कई बार सरकार रही, मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। देखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये जन भावनाएं हैं, और हम लोगों ने इस बात को अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि संवैधानिक दायरे में रहकर के हम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इंतजार करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो वह करेगी भी। लेकिन जब ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था, मैं 12 वर्ष का था, गाजियाबाद से आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल पोस्टर बैनर लगे थे, दीवारों पे नारे लिखे थे, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। 25 साल हो गए योगी जी, और कितना इंतजार? बार बार हर बार विरोधी दल कहते हैं कि चुनाव में आप लोगों को राम मंदिर की याद आती है। चुनाव में नहीं, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा मात्र नहीं है, ये हमारे व्यापक आस्था का प्रतीक है। और ये मान के चलिए कि ये काम देर सवेर जरूर होगा, क्योंकि न्यायालय ने दो 2010 में जो फैसला दिया है 20 सितंबर 2010 को, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, और हम जो मांग करते थे उसकी पुष्टि न्यायालय कर चुकी है। तो स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और इसमें राज्य सरकार की बड़ी भूमिका होने जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या होती है राज्य सरकार को देखना होता है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि न्यायालय जब भी इस पर कोई भी करे, या न्यायालय के तरफ भी अगर कोई बातचीत के लिए कोई रास्ता निकलता है, तो अनुकूल राज्य सरकार होनी चाहिए, जो इस मामले को संवेदनशील तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में योगदान दे सके, और उस दिशा से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। क्योंकि जब पहली बार सरकार बनी थी यूपी में, उस समय ये कहा गया था कि संसद में बहुमत मिलेगा तो कानून बनाकर हम राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप जब पहली बार सांसद बने थे, उस समय बीजेपी की केंद्र में पहली बार सरकार बनी थी, अब ये तीसरी बार एक तरह से सरकार बनी है बीजेपी की। संसद में कानून से आप लोग संवैधानिक रास्ते पे आ गए, मतलब क्या अब संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने का कोई इरादा नहीं है आप लोगों का? हमारे सारे विकल्प खुले हैं, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है। आप इस बात को जानते हैं कि अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण। उत्तर प्रदेश में बहुमत और उत्तर प्रदेश में सरकार इस दृष्टि से हमारे लिए आवश्यक है। हम संवैधानिक तरीके से ही समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, समय आने दीजिए, समाधान निकलेगा। लेकिन विरोधी दल तो अब ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनेगा, तारीख भी बताएंगे। योगी जी, गाजियाबाद से लेके गोरखपुर तक, मतलब एक बॉर्डर से बॉर्डर के दूसरे छोर तक आप जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 6 नेताओं के जो पोस्टर जारी किए गए उसमें योगी नहीं है, जबकि उमा भारती जी हैं जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देखिए, अनेक लोग प्रचार में लगे हैं
पार्टी ने अपना एक तय किया था, उसके अनुसार जिन लोगों के नाम हैं, उमा जी उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। बाकी जिनके नाम हैं सब लोग किसी न किसी पद पर हैं। मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा ये उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्ति मिलनी चाहिए और प्रदेश में सुशासन आना चाहिए। लेकिन आपके जो समर्थक है वो लगातार जो पोस्टर बैनर निकालते रहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार योगी को बनाना चाहिए, योगी मुख्यमंत्री के सबसे बेहतर उम्मीदवार है, और जिस तरह से आप जनसभाएं कर रहे हैं, अब तक 150 से ज्यादा जनसभाएं आपकी हो चुकी है, आगे अभी आधा चुनाव बाकी है, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कि पार्टी को कुछ और भी देना चाहिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मिशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए पद कोई महत्व नहीं रखता है। हम लोग एक अभियान के साथ जुड़े हैं और इस योगी आदित्यनाथ आज की अपनी आखिरी जनसभा में पहुंच गए हैं। सुल्तानपुर जिला है और सुल्तानपुर जिले का ये विधानसभा भी सुल्तानपुर है। मंच पर यहां से योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं और यहां से वो सुल्तानपुर की जनता को वचन देके जाएंगे, अपील करेंगे कि यहाँ के जो तमाम वोटर है वो बीजेपी को वोट करे, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वोट करे। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी की सुरक्षा, यह कार्य कोई कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपने चुनाव घोषणा पत्र के साथ आपके बीच आई है। सुल्तानपुर की आखिरी जनसभा को संबोधित करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और हमारी बातचीत इनसे जारी है। योगी जी, यहाँ जो पोस्टर हम देख रहे थे, हिंदू युवा वाहिनी, और नारे लग रहे थे कि उत्तर प्रदेश का सीएम कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो, तो कहीं लगता है कि पार्टी को सोचना चाहिए, इतना लंबा कार्यकाल और इतनी फैन फॉलोइंग है पूरे उत्तर प्रदेश में। पार्टी की सोच स्पष्ट है और पार्टी जिस दिशा में कार्य कर रही है मुझे लगता है वही उत्तर प्रदेश के लिए उचित है। पार्टी ने प्रदेश में सपा बसपा की कुशासन से मुक्ति का अभियान छेड़ा है और उस अभियान में एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन आपकी जो हिंदू युवा वाहिनी है जो यहाँ भी थे, उनके सुनील सिंह कह रहे हैं कि आपका अपमान हुआ इसलिए वो अपने उम्मीदवार खड़ा करने तक की तैयारी कर रहे हैं। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो अभी क्या हालात क्या है? क्या योगी जी हिंदू युवा वाहिनी के साथ हैं या बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ है पूरी तरह से? हिंदू युवा वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जो कचड़ा था उसको निकाल बाहर कर दिया गया। एक सवाल इससे अलग हटके अगर पूछा जाए, जो तमाम आप जनसभाओं में कहते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, राजनाथ जी ने कहा है कि पार्टी को मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, आप लोगों ने एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। देखिए, हमने टिकट का आधार जाति और मजहब नहीं रखा। हमारे टिकट का आधार विचारधारा और जिताऊपन का था। जो भी उस क्राइटेरिया में फिट बैठा हम लोगों ने उसको टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद इस बात के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त कर सकती है कि जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने पर उसी तर्ज पर सबका साथ और सबके विकास की बात करेगी। लोगों को भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, न कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं। राजनाथ जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इतने चरण के चुनाव के बाद? मैंने बयान नहीं पढ़ा है और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री हैं। किस प्रकार का बयान है, क्या बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। योगी जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई किससे है, सपा कांग्रेस के गठबंधन से या बसपा से? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सब जगह है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में कहीं बसपा बीजेपी से लड़ रही है, कहीं लोकदल बीजेपी से लड़ रही थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही थी। तो ये लोगों की मौजूदगी कुछ पॉकेट में है, कुछ छोटे छोटे पैकेट हैं वहां पे जहां इनकी मौजूदगी है। ये सब जगह पूरे प्रदेश में नहीं है। नंबर 2 कौन रहेगा उत्तर प्रदेश में? आप नंबर 1 बीजेपी को मान रहे हैं, नंबर 2 कौन रहेगा? देखिए, यह तय है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों का सफाया होना है। जनता इन लोगों के कुशासन से
इनके भ्रष्ट आचरण से, इनकी तुष्टीकरण की राष्ट्रघातक नीतियों से तबाह हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब इन्हें बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जब जनता इतनी परेशान है, बीजेपी की लहर चल रही है, तब आपको बाहरी उम्मीदवारों की जरूरत क्यों पड़ी? अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं था? इतने भारी तादाद में बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को कोई भी व्यक्ति अगर स्वीकार करता है तो मुझे लगता है कि उसको हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हमारे लिए कोई अछूत नहीं, हमें लोग भले अछूत बना लें, लेकिन हमने किसी को अछूत नहीं माना है। हमारे साथ जोड़ करके काम करने के लिए कोई इच्छुक होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। पार्टी में आते ही टिकट दे देंगे, उसको भी टिकट दे देंगे, उसके बेटे को भी दे देंगे? ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हुआ। ठीक है, एक आध उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का नहीं है। पार्टी परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद का घोर विरोधी है। परिवारवाद की बात आपने कही, अगला सवाल मेरा यही था। ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का हक सिर्फ बाहरी उम्मीदवारों ने नहीं मारा है, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के बेटे, बेटी, पोते, पोतियां, बहुओं ने भी मारा है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहा है, अगर वह किसी बड़े नेता का परिवार का है, नातेदार रिश्तेदार है, तो उसने पाप नहीं किया है। वह पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहा है, तब पार्टी ने उसको प्राथमिकता दी है। किसी नेता का पुत्र है या किसी नेता का भाई है, इस आधार पर नहीं। राजनीति में आए जुमा 4 दिन जिन नेताओं के रिश्तेदारों को हुआ, उनको भी टिकट मिल गया, कल्याण सिंह के पोते को। ऐसा नहीं है। कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनके सुपुत्र एक लोकप्रिय सांसद हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपका जो बयान इस प्रकार वो सही है, और मुझसे सहमत नहीं। अच्छा, एक बड़ी बात योगी जी कि 2012 का विधानसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, एक बेसिक फर्क आपको क्या नजर आ रहा है? उम्मीद की किरण क्या नजर आ रही है? आपको लग रहा है बीजेपी सत्ता में आ गई बस? देखिए, 2012 में कुछ बेसिक गलतियां हुई थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सामने केंद्र की मोदी सरकार की कार्य पद्धति है, 2.5 साल में जो कहा वो करके दिखाया। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 वर्ष के दौरान संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ जो आंदोलन, जो अभियान चलाए, आम जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उससे बना। एक सकारात्मक दिशा में पार्टी बढ़ी है और यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का एक माध्यम है। लोग सपा, बसपा, कांग्रेस से उब चुके हैं, इनसे किसी भी प्रकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में भी मोदी, जब केंद्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने मोदी जी का चेहरा सामने रखा, लखनऊ का चुनाव हो रहा है तो मोदी जी का चेहरा सामने रख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आपके पास नेता नहीं है? अखिलेश, मायावती की तुलना में किसको आप सामने रख रहे हैं? लगता नहीं कि चेहरा सामने होना चाहिए? मुझे आपकी सोच पर अफसोस है कि सपा और बसपा की तुलना भाजपा से कर रहे हैं। वो स्वाभाविक रूप से जातिवादी, व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और एक सामान्य कार्यकर्ता भी किसी बड़े पद पर जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर हमारे पास, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर 125 करोड़ की आबादी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। सबके लिए गौरव की बात है। अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। कोई चेहरा सामने होता तो ज्यादा फायदा होता। इतने बड़े बड़े नेता आपके पास है, राजनाथ सिंह से लेके खुद आप, उमा भारती जी, कैलाश मिश्रा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, चेहरा सामने होता तो फायदा होता। यही तो खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं, और जो भी चेहरा आएगा सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि एक चेहरा दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, इसकी वजह से भी पार्टी अभी तक यूपी में सत्ता में नहीं आ पाई। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मिलकर के चुनाव कैंपेन में लगे हैं, पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में लगे हैं।
अब हर एक के मुंह आप बंद नहीं कर सकते, कौन क्या बोल रहा है। अगर इस पर ही टिप्पणी करने लग जाएगा तब तो वास्तविक इस जो मुद्दे हैं वे छूट जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बातचीत अभी जारी है। दिन भर रैली के बाद हम लोग बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी गौशाला में आए हैं। और जब भी ये गोरखपुर में रहते हैं तो सुबह और शाम ये रोजाना का कार्यक्रम में बताया गया है कि ये गौशाला में आते हैं, यहाँ तमाम गायों को वो देखते हैं। तो ये इनका एक तरह से रूटीन है। और यहाँ भी हमारे पास कुछ सवाल है जो हम योगी आदित्यनाथ जी से पूछेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इनके लिए हरा चारा मंगाओ और रुको इसको पहले चारा डालो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् आजा, तोड़ गया, इधर है ना, तोड़ गया। हाँ आजा आजा, अब मैं यहाँ पे हूँ, आजा आजा, तोड़ गया रे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बातचीत जारी है। योगी जी, 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। ऐसी परिस्थिति विकट हो गई कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब कश्मीर बनता जा रहा है। देखिए, 2014 में जनता का जनादेश देश के अंदर कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता उससे मुक्ति चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी का नाम प्रोजेक्ट किया। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो जनता के द्वारा दिया गया जनादेश था। इस समय हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में 14 वर्षों में जो सरकारें रही हैं, इन्होंने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, प्रदेश में अराजकता फैलाई है, गुंडा राज फैलाया है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, दलित, इसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं, क्योंकि थानों में ऐसे लोग भरे गए हैं जो लोग स्वयं उस अपराध में, उस माफिया राज में स्वयं संलिप्त हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कई कस्बे ऐसे हैं जहां सामूहिक पलायन हुआ है। पीड़ितों की आवाज नहीं सुनी कि तो उनको घर बार छोड़ करके मजबूर हुआ है दूसरी जगह जाने के लिए, सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना लेने के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति समय रहते संभाली नहीं गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भविष्य का कश्मीर है ही। लेकिन ये जो आप लोग बात करते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, जब आप लोग बात करते हैं कैराना की, मुजफ्फरनगर की पलायन की, तो एक आवाज ये भी उठती नजर आती है कि जैसे मुस्लिम्स को धमकाया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग को धमकाया जा रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार है, क्या किसी को धमकाया गया? क्या किसी के साथ अन्याय हुआ? क्या किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? कभी नहीं। लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान के दायरे में रह करके जो भी व्यक्ति जो कुछ भी मांगेगा, सरकार उसके साथ न्याय करेगी। लेकिन अगर उससे इतर कोई बात कुछ करने का प्रयास करता तो उसको तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दूसरी बात, हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे अभिभावक हम लोगों के पास भी आते हैं कि बालिकाएं विद्यालय इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि उनके साथ छेड़खानी होती है, जबरन तेजाब फेंक दिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है। एक मामूली घटनाएं नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अधिकतर दंगों की जड़ में छेड़खानी की घटना रही है। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? बदायूं या बरेली में दंगे क्यों हुए थे? ये सब उसकी तह में है। हम उन तत्वों को नजरअंदाज कर देते हैं जो इसकी जड़ में है।
सख्ती से निपटना पड़ेगा। जी, लेकिन कौन रहेगा एंटी रोमियो स्क्वाड में? हिंदू युवा वाहिनी होगी, बजरंग दल होंगे, ये जो अभी जो प्रशासन का सेटअप है उसी को रखेंगे आप ये लोग? तो दुर्भाग्य है कि आप लोग उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि थानों के निर्देशन में, जो थाना होंगे, थाना के निर्देशन में वो प्रशासनिक यूनिट होगी जो इस प्रकार की गतिविधियों को सख्ती के साथ रोकेगी। नेताओं की बयानबाजी भी एक बड़ा मुद्दा रही है इस चुनाव में। आपने भी अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब और कंस से कर दी। लगातार तमाम नेता आजम खां बयान दे रहे हैं, बीजेपी के कई नेता, अखिलेश यादव भी गधे का मुद्दा वो उठा रहे हैं। क्या चुनाव इस तरह से बेतुकी बयानबाजी पे निर्भर करेगा कि एक दूसरे को अलग अलग नामों की संज्ञा दी जाए? ये बेतुकी बयानबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और बहुजन समाजवादी पार्टी के अशिष्ट आचरण के खिलाफ उनकी तुलना जिससे हो सकती है वो की जा रही है। उन्होंने जो कारनामे किए हैं, आखिर उसकी तुलना अतीत के जिन पात्रों से हो सकती है वही तो उनको बोला जाएगा और यही उनके लिए कहा गया। एक बात ये कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो सबसे बड़ा मुद्दा दिमागी बुखार रहा है, योगी आदित्यनाथ जब रैलियों में जाते हैं तो कैराना की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। दिमागी बुखार, गोरखपुर का मुद्दा, पूर्वांचल का मुद्दा, इस तरह से और मुद्दे हैं, उसको चुनावी रैलियों में क्यों नहीं उठाते आप लोग? देखिए, चुनावी रैली में उठाने के मुद्दे वो होते हैं जिससे जनता पीड़ित होती है, जिसका हम समाधान निकाल चुके हों और जिसका समाधान निकालने की दिशा में हम लोगों के कदम बढ़ चुके हों, वो मुद्दा नहीं रह पाता है। दिमागी बुखार के लिए क्या? दिमागी बुखार के लिए यहाँ पर हम लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस का समाधान कर चुके हैं। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, उसका नया वायरस आया है, उसके लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए शोध चल रहा है। गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर हम लोग स्थापित कर चुके हैं और यह अशुद्ध पेयजल के कारण हो रहा है, तो हर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक योजना तैयार की है। और इसके अलावा इस प्रकार की विषाणु जनित बीमारियां, चाहे वह इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे वह डेंगू हो, फाइलेरिया हो, मलेरिया हो या फिर कालाजार हो या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने 2 कार्य गोरखपुर में और महत्वपूर्ण किए हैं। एक, गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और एम्स का निर्माण गोरखपुर में होने जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आगामी 3 महीने के दौरान हम यहाँ पर परामर्श और उपचार की व्यवस्था प्रारंभ कर दें, ओपीडी वगैरह चालू कर लें। दोस्तों, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने 8 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए पैसा भारत सरकार से दिया है। ये कार्य भी यहाँ पर तेजी के साथ चल रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेले मेडिकल कॉलेज है जिसमें वायरल रिसर्च सेंटर है, वो गोरखपुर में है, बाकी कहीं नहीं। एक आखिरी सवाल, अगर यूपी की जनता को अगर आप वचन देना चाहे कि सरकार बनने के बाद हम ये 3 काम करेंगे, तो कौन से 3 वचन आप देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाई जाएगी। समाचार प्लस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये योगी आदित्यनाथ, दिन भर हम इनके साथ रहे, रैलियों का दौर जारी रहा और दिन भर में योगी आदित्यनाथ ने वो तमाम मुद्दे उठाए जिसके आधार पर बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांग रही है। वचन के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और मेहमान से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस, क्योंकि चुनाव मतलब समाचार प्लस।